हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम इग्नू की बुक का 4th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यटन और संस्कृति। इस चैप्टर के अंदर हम पर्यटन को देखेंगे कि किस प्रकार से संस्कृति से प्रभावित होती है और भारी मात्रा में पर्यटक संस्कृति को लेकर खींचते हुए उस पर्यटन स्थल पर पहुँच जाते हैं। ये सभी पहलू हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल में आपको मिलती रहती है। और लास्ट क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन एंड आइकन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो चलते हैं अपनी क्लास की और पर्यटन और संस्कृति। मानव विज्ञान संस्कृति के साथ जीवन जीने का एक तरीका है, जैसे कि लोगों का एक समूह कैसे व्यवहार करता है, सोचता है, वह कैसे बातचीत करते हैं, वह अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार और किस तरह भोजन खाते हैं इत्यादि। बच्चों, मानव विज्ञान जब संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो वो यह पाते हैं कि जो मानव विज्ञान है उनका जीने का जो तरीका है वो क्या है, संस्कृति है। और उन्होंने पाया कि लोग कैसे व्यवहार करते एक समूह में, कैसे सोचते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, वह अपना पूरा दिनचर्या कैसे बिताते, वह किस तरीके से भोजन खाते, आदि तमाम चीज़ों का जब उन्होंने अध्ययन किया संस्कृति का, तो उन्हें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और उन्होंने बताया कि यही वो सारी चीज़ें हैं जो एक संस्कृति का निर्माण करती है और मनुष्य को उनके लिए आकर्षित करती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मानव विज्ञान संस्कृति को उस विशेषता के रूप में देखते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के पास होती है, जो हर किसी के रोजमर्रा के जीवन का अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। बच्चों, मानव विज्ञान ये कहते हैं कि जो संस्कृति है वो मनुष्य के पास होती है, क्योंकि मनुष्य को अपने जन्म से ही माता पिता से परवरिश मिलती है, वह उनको हर तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं। और इस प्रकार मानव विज्ञान अध्ययन करते हुए कहते हैं कि जो संस्कृति है वो हर मनुष्य के पास होती है और उसका रोजमर्रा का जो जीवन है वो उसका एक व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से संस्कृति मोटे तौर पर व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सामाजिक बातचीत और भौतिक कलाकृतियों के उत्पादन के माध्यम से देखे गए हैं। बच्चों, जब मानव विज्ञान ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया जो संस्कृति है वो क्या है, व्यवहार है, जो सामाजिक स्थिति में समाज लोगों के साथ 4-5 समूहों के साथ जब वो उठता बैठता है तो बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज करता है। वो सारी चीज़ें ही वह एक तरीके से व्यवहार के रूप में व्यक्त करता है, उसे ही मानव विज्ञान संस्कृति के रूप में उजागर करते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि वो भौतिक कलाकृतियाँ भी एक प्रकार से मनुष्य जब एक्सचेंज करता है तो वो उत्पादन के रूप में कुछ ना कुछ परिस्थिति को उत्पन्न करता है। और इस प्रकार हर एक मनुष्य एक समूह के अंदर बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज करता है, वो एक उत्पादन के रूप में उभर कर आती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है संस्कृति को मोटे तौर पर या तो अर्थ की एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिससे प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है, या सामग्री और मूल वस्तु और कलाकृतियाँ और नियमों के संयोजन के रूप में देखा जाता है, जो उनके उत्पादन और संचालन से संबंधित है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि हर मनुष्य का अपना व्यवहार अलग होता है, अपने रीति रिवाज अलग होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, हिंदू धर्म में बहुत पूजा पाठ होती है, उनका हर एक नियम को करने के लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह होते हैं, जैसे हम ओम का चिन्ह लेकर समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर हम एक सत्य का चिन्ह लेकर समझ सकते हैं। तो ये एक प्रतीकात्मक मन की प्रतिक्रिया को प्रकट करने का एक अस्तित्व का स्वरूप है, जिसे व्यक्ति अभिव्यक्त करता है। और इन सामग्रियों को, या फिर हम कह सकते हैं ये वो शुभ चीज़ें हैं जिनको व्यक्त करने के लिए उन्हें सामग्रियों की आवश्यकता होती है। या फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूजा पाठ में जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं वो एक प्रकार से उस आस्था से जुड़ी हुई होती है, और वो एक प्रकार से उत्पादन को पूर्ण करती है। मतलब वो उत्पादन क्या होती है, सामग्रियाँ वो उत्पादन के रूप में उस धर्म आस्था को पूर्ण करती है और उसे संचालन से संबंधित है। मतलब उसको उस सामग्री की सहायता से उसका यज्ञ पूर्ण होता है। वो एक प्रकार से उत्पादन और संचालन से संबंधित प्रक्रिया होती है। अभी नेक्स्ट है संस्कृति में एक सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में सीखे हुए व्यवहार होते हैं,
जिसे ज्ञान, महत्व और परंपराओं द्वारा हासिल किया जाता है। बच्चों, जब भी एक संस्कृति के अंदर बहुत सारे सामाजिक समूह सम्मिलित हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं। जो भी उनके पास, जो उनके पेरेंट्स ने परवरिश की है, जो परंपराएं हैं उनकी, वो सारी चीज़ें एक दूसरे को देते हैं। वहीं से उनको ज्ञान व उनकी परंपराओं को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है और वह बहुत सारी चीज़ों की, संस्कृति के बारे में जागरूक हो पाते हैं। ठीक है, वह पीढ़ियों के माध्यम से पहुंचती है। और जब एक प्रकार से संस्कृति का आदान प्रदान होता है तो हमारे बच्चों में हमारे माता पिता परवरिश के रूप में सारी जानकारियां भरते हैं, फिर वही वो बच्चे अपने बच्चों को परवरिश के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं ये प्रक्रिया एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और वो परंपरा अपने बच्चों से बच्चों को, बच्चों से बच्चों में जाती रहती है। ये मानव विज्ञान कहते हैं। साथ ही पर्यटन संस्कृति को एक संस्कृति की प्रक्रिया से संस्कृति को उत्पादन के रूप में परिवर्तित कर देती है। और जब यह प्रक्रिया एक दूसरे से दूसरे में जाती है तो यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं एक उत्पादन के रूप में उभर कर आ जाती है। ठीक है, यह कहा जाता है कि पर्यटन स्वयं एक सांस्कृतिक उद्योग है जिसमें सांस्कृतिक उत्पादन और अनुभवों को पर्यटक आकर्षण के रूप में प्रचारित किया जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति ही एक प्रकार से उद्योग है। जो रीति रिवाज है, जितनी भी सामग्रियाँ लगाई जाती है उस परंपरा को पूर्ण करने के लिए, उसको देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होकर आते हैं और उसे देखते हैं। और इस प्रकार से मानव विज्ञान का अध्ययन ये पूर्ण करते हुए कहता है कि मानव विज्ञान एक प्रकार से उद्योग है जिससे आकर्षित होकर भारी मात्रा में पर्यटक उसे देखने के लिए आते हैं और वो भारी मात्रा में प्रचारित की जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पार सांस्कृतिक अंतक्रिया, सांस्कृतिक संक्रमण। पर्यटन और पर्यटक गतिविधियां विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करती है। पर्यटन क्या है बच्चों? एक प्रकार से यात्रा है। पर्यटक एक ग्राहक है जो यात्रा करता है। ठीक है, तो गतिविधियां विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच जो गतिविधियां होती है, जब बहुत सारे लोग एक दूसरे आपस में मिलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उनके साथ बहुत सारी परंपराएं जाती है, बहुत सारा व्यवहार एक्सचेंज होता है और बहुत सारी जो बातें होती है, परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, वो एक्सचेंज होते दिखाई देते हैं। वो प्रक्रिया हमारी एक तरीके से सुविधा प्रदान करती हैं उन लोगों के लिए जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं। ठीक है, लोगों की जीवन शैली, मेज़बान कौन होते हैं? वहीं का मूलवासी जो पर्यटकों से उनकी सारी चीज़ों को पूर्ण करने में सहायता करता है। जैसे मैं एक तरीके से किसी भी देश में जाती हूँ तो मैं एक पर्यटक हूँ और जिस देश में जाऊँगी वो मेज़बान के अंतर्गत आता है। समुदाय का ऐतिहासिक, उनकी पारंपरिक कला, वास्तुकला, धर्म और अन्य सांस्कृतिक तत्व ऐसे कारकों को और विकसित करती है जो पर्यटकों का किसी विशेष क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों, जो मेज़बान का समुदाय होता है, इतिहास होता है, परंपरा, कला, वास्तुकला, धर्म, अन्य सांस्कृतिक तत्व, ये सारे ही तत्व एक पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रेरित करते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे भारी मात्रा में पर्यटक घूमने फिरने और ये सारी चीज़ों को बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हालांकि मेज़बान क्षेत्र में निरंतर पर्यटन गतिविधियां धीरे धीरे अपने मूल्य और परंपराओं को प्रभावित करती हैं और पर्यटकों को उस स्थान पर लाने वाले आकर्षण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये कि जो मेज़बान होते हैं वहीं का जो मूल निवासी होता है वो पर्यटकों के अकॉर्डिंग चेंजेस करने लगता है और साथ में ही वो समय के अनुसार जो चेंजेस होता है, टेक्नोलॉजी जो आज की अगर हम देखें तो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसने इतना चीज़ों का आविष्कार कर दिया है कि हम जो नेचुरल चीज़ें उसको हटाते हुए जो आज आरामदायक चीज़ें उसको लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रकृति ने दी है हम उसका नुकसान करते हुए पर्यटकों की वो प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम प्रकृति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक संक्रमण एक प्रमुख मानव शास्त्रीय अवधारणा है
जो यह समझता है कि पर्यटन संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है, हम एक विचारक के विचारकों से समझते हैं। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो संस्कृति है वो संक्रमण है। संक्रमण क्या होता है बच्चों? एक से दूसरे में फैलता है। तो मानव विज्ञान ने जब अध्ययन ने किया तो उन्होंने बताया कि ये संस्कृति वो संक्रमण की एक विचारधारा है जो लोगों ने अपनी मर्जी से अवधारणाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग बनाई हैं, परंतु कुछ विचारकों के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। जैसे बर्नस संस्कृति संक्रमण को दो अलग अलग समाजों के बीच किसी भी गंतव्य मतलब स्थान पर एक संपर्क के परिणाम स्वरूप संस्कृतियों की एक या कुछ तत्वों को उधार लेने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो गंतव्य होता है वो एक ही जगह पर अलग अलग समाज के लोग आते हैं। ऐसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पर कुछ मुसलमान रख लेते हैं, कुछ हिंदू धर्म के लोग रख लेते हैं। तो ये अलग अलग धर्म के या अलग अलग समाज के लोग हैं, परंतु स्थान ऐसी जगह पर बनाया गया है घूमने का जहाँ पर दोनों ही धर्म स्थल के लोग एक दूसरे की परंपराओं से प्रभावित होते हैं और अपनी अलग अलग परंपराओं से जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है वो लेकर जाते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण से इसे अच्छे से समझते हैं। भारत के अधिकांश स्थान जैसे आगरा, जोधपुर और जयपुर में जो कि पर्यटकों द्वारा बार बार देखा जाता है, कई भी इस बात पर ध्यान देगा कि पर्यटन उद्योग में लगे लोग जैसे फेरी वाले, लोक कलाकार और गाइड जो कि अंग्रेजी, फ्रेंच और अन्य विदेशी भाषाओं को बोलते हैं, भले ही उनमें से कई पढ़ने या लिखने में सक्षम नहीं है। और इस प्रकार संस्कृति संक्रमण सिद्धांत के ढांचे के भीतर यह तर्क दिया गया है कि जब संपर्क एक मजबूत संस्कृति और कमजोर व्यक्ति के बीच होता है तो यह आमतौर पर पहले का होता है जो बाद वाले को प्रभावित करता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमने देखा है कि हम बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो हमारे जन्म से भी पहले के होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल से हमें समझाया है कि एक मेला है, मेले के अंदर अनपढ़ लोग भी है और पढ़े लिखे लोग भी, गाइड भी है और वहाँ के मूलवासी भी है। तो वो कहीं ना कहीं जो आज चेंजेस हो गए हैं, डेवलपमेंट आ गया है, तो उनके मुताबिक नहीं है, परंतु वही चीज़ जो पुरानी चीज़ है वो कहीं ना कहीं नए लोगों को, नए पर्यटकों को, बाहर के लोगों को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण या हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा आकर्षण बिंदु माना जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। नेक्स्ट है मेज़बान जो पर्यटकों की ज़रूरतों को समायोजित करता है, वह पर्यटकों को जाने पर पिछले व्यवहार पर लौट सकता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो मेज़बान है, वहाँ का जो मूल निवासी है, अगर वो पर्यटकों के संग अच्छा और सारी ज़रूरत जो उसे चाहिए होती है अगर वो उसे प्रोवाइड करता है तो पर्यटक उसके व्यवहार को देखते हुए वो दोबारा उस जगह पर जाना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, सांस्कृतिक बहाव के अनुसार ये माना जाता है कि मेज़बान व्यवहार अस्थायी रूप से रूपांतरित हो जाता है, लेकिन जब मेज़बान और मेहमानों के बीच संपर्क अधिक निरंतर या स्थायी होता है तो मेज़बानों के मापदंडों, मूल्यों और मानकों में बदलाव हो जाता है जो लगातार पीढ़ी तक पहुंचता जा सकता है। और इस तरह के परिवर्तन प्राकृतिक आनुवांशिक है, जबकि आनुवांशिक और प्रारूपी व्यवहार दोनों में परिवर्तन होते हैं, तो इसे सांस्कृतिक संक्रमण कहा जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है जब एक मेज़बान होता है और दूसरा पर्यटक होता है तो वो किसी भी जगह पर जाता है, उसे वहाँ का माहौल अच्छा लगता है, वहाँ पर हर चीज़ें उसे प्रोवाइड मिल जाती है, वहाँ के लोगों से भी हर तरीके की हेल्प होती है, तो वो जो उनके संग का व्यवहार होता है, उनका प्यार होता है और उनसे अलग अलग जो धर्म के लोगों से अगर वो मान लो फॉर एग्जाम्पल पे समझने के लिए कि अगर वो हिंदू धर्म से और वो मुसलमान धर्म से, और अगर वो उस पर्यटन स्थल पर जाता है और वह जो मुसलमान लोग होते हैं वो हिंदू धर्म के लोगों के संग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तो जो वह उन लोगों से सीखता है तो वो अपने ज़िंदगी के जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ होती है वो कहीं ना कहीं वो जो व्यवहार उसने आज एक व्यक्ति ने सीखा था वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों से दूसरे बच्चों में, बच्चों के बच्चों में वो सारी परवरिश, वो सारा व्यवहार संक्रमण होता जाता है। वह प्रक्रिया एक तरीके से सांस्कृतिक संक्रमण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है नूनेज स्मिथ
ग्रेवर्न और बर्नस जैसे विद्वानों द्वारा पर्यटन पर किए गए अध्ययन से अनुमान लगाया जाता है कि जब मेज़बान और अतिथि के बीच संपर्क बार बार होता है तो मेज़बान संस्कृति और इसकी पहचान को पर्यटकों के अधिक प्रभावी संस्कृति में आत्मसात किया जा सकता है। जब कभी कभी स्थानीय निवासी द्वारा पर्यटकों के व्यवहार प्रणाली की नकल की जाती है तो संस्कृति के समरूपीकरण को तेजी किया जाता है। इसे प्रदर्शन प्रभाव कहा जाता है। बच्चों, जितने भी विचारक हैं हमारे, उन लोगों का मानना है कि जब बार बार पर्यटक एक दूसरे से मिलता है, मेज़बान से और साथ में अतिथि से, तो ये बार बार जब एक दूसरे से मिलता है तो उन दोनों के बीच में एक आत्मसात, एक विश्वास का, एक आत्मा का संपर्क होता है जिसमें वह बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और एक दूसरे के बीच में उनका जो व्यवहार होता है वह भी देखने को मिल जाता है और वही व्यवहार वो अपने देश में जाके दूसरे लोगों के साथ भी करता है और इस व्यवहार को वह एक से सीखकर दूसरे पे अप्लाई करने की प्रक्रिया मानव विज्ञान के द्वारा प्रदर्शन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, उदाहरण जैसे मेज़बान समुदाय को गैर पारंपरिक कपड़े पहनने, अस्थायी भोजन और पेय पदार्थों की खपत या पर्यटकों के मनोरंजन के एक ही रूप में संलग्न होने की उनकी इच्छा को देखते हैं, जो कि जीवन के स्वदेशी तरीके से दूर जाने की कारण बनता है। इससे मेज़बान समाज के सामाजिक ताने बाने में खलन पड़ सकती है या अंतर पीढ़ीगत संघर्ष हो सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेज़बान है वो अपनी परंपराओं को, कपड़े पहनने की जो भी होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो पर्यटकों के मनोरंजन के एक ही रूप में संलग्न, मतलब एक साथ एक्सचेंज होने की प्रक्रिया को संलग्न की, या हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम कोई फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी होती है ना, उस प्रक्रिया को हम संलग्न कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जब पहनना ओढ़ना, खाना पीना एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, देशी स्वदेशी में या स्वदेशी देशी में कुछ चीज़ों में मिलाप आ जाता है, एक दूसरे में एक्सचेंज की प्रक्रिया देखने को मिलती है, तो बहुत सारे रीति रिवाज, मान मर्यादा और बहुत सारा अंतर पीढ़ियाँ जो होती हैं उसके अंदर खनन भी पैदा हो जाती हैं। क्योंकि या हम कहें कि हम भारत की माने तो भारत के लोग जो थे पहले साड़ियाँ पहना करते थे, सूट और साड़ियाँ ज़्यादा मान्यता थी, परंतु जब से पश्चिम सभ्यता आई, वैश्वीकरण आया, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बहुत डेवलपमेंट हो गया है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ गए, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, है ना, आने जाने में। तो वो सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं वह एक दूसरे के रीति रिवाजों को पीछे छोड़ते हुए जाते हैं या फिर उनके जो नियम कानून है, डेली बेसिस का जो रूटीन है, उसमें खनन पैदा करती है। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। युवा पीढ़ी जीवन की पश्चिम शैली को जीने की इच्छा रख सकती है, जबकि पुरानी पीढ़ी जीवन की पारंपरिक शैली की रक्षा करने के इच्छुक होती है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो आज की पीढ़ी है वो पश्चिम सभ्यता के लोग जो आज जींस टॉप चीज़ें पहनते हैं और खाने पीने बाहर की डिशों को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ों को आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा पसंद करती है। परंतु आज के कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सादगी में, या फिर हम कह सकते हैं पारंपरिक, मतलब जो उनकी परंपरा है, उनके नियम कानून है, पूर्वजों से जो मिले हैं, वो सारी शैलियों को, वही कपड़े, वही सादगी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, समझते हैं गंतव्य छवि निर्माण। हम समझते हैं कि आज तकनीकी परिवहन और संचार के साधनों में सुधार के साथ हम एक सिकड़ती दुनिया में रहते हैं जहां लोगों को करीब लाया गया है। बढ़ी हुई आय और समय ने लोगों को पर्यटन गतिविधियों में संलग्न होने की संभावना को बढ़ाया है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे परिवहन संचार, मतलब बोलने चालने की जो प्रक्रिया है, उन साधनों में सुधार तो हुआ है, जिसके वजह से पहले ज़माने में जो खत लिखा करते थे वो आज हमारे फ़ोन पर या मैसेज पर हम बात कर वो सारे संचार कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी बहुत आसानी हो गई क्योंकि डेवलपमेंट इतना हो गया है ना। परंतु कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों ने हमारे देश को, हमारे लोगों की जो परंपरा थी आपस में मिलना, वो सारी चीज़ें
कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारा भारत कहीं ना कहीं सिकुड़ता हुआ दिखाई देता है। साथ ही बढ़ी हुई आय और समय ने लोगों को पर्यटन गतिविधि में संलग्न होने की संभावना को बढ़ाया है। और आज जितनी भी बढ़ती हुई आय है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, उन सभी ने पर्यटन की जो मांग है, पर्यटन जिस प्रकार से अपने यात्रा से या फिर उस स्थल से अपने आप को पर्यटक को आकर्षित करता है, जिससे की वजह से भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हम यह भी समझते हैं कि पर्यटक एक सुखद अनुभव की उम्मीद करते हैं और जो पैसा और समय वे खर्च करते हैं उसके लिए अधिकतम मनोरंजन चाहते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो पर्यटक है, जो कहीं पे भी घूमना चाहता है, वो अपना पैसा खर्च करने के बाद वो ये चाहता है कि जो उसने पैसा लगाया है वो समय के साथ साथ उसके मनोरंजन का भी एक अच्छा सा एक्सपीरियंस कर सके। मतलब जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग अनुभव, एक्सपीरियंस और सारी चीज़ों का मनोरंजन कर सके उस पर्यटन स्थल पर। इस प्रकार पर्यटन को अनुभवात्मक उत्पाद कहा जा सकता है। का तात्पर्य ये कि जो मानव विज्ञान, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद किसी चीज़ से भावात्मक जुड़ जाता है, वो अपने सोचता है, इमेजिनेशन करता है, उसी तरीके से वो उन पैसों पे उस जगह पर इन्वेस्ट करने के बाद वैसा ही अनुभव जीना चाहता है। इसलिए इस प्रक्रिया को अगर हम अनुभवात्मक उत्पाद कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, और पर्यटक अपने उत्पाद के गुणों के आधार पर उनको खरीदते हैं। जितने उनके पास पैसे होते हैं, जितनी उनकी इच्छा होती है, जितनी उनकी मनोरंजन की आशा होती है, उतना ही इन्वेस्ट कर कर वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये हमें पर्यटन और संस्कृति पर अध्ययन के दूसरे भाग में ले जाती है, यानी कहा जाना है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जिस प्रकार से एक इन्वेस्ट करने के बाद पर्यटक उस चीज़ से मनोरंजन की भावना या फिर जो भी उसने उस चीज़ से एक्सपेक्टेशन लगाई है, उस चीज़ को पूर्ण करना, उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना, तो वह प्रक्रिया कहीं ना कहीं हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है। वो कौन सी दुनिया है कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, मतलब पहले से एक्सपेक्ट लगाना और फिर उस परिस्थिति में खुद को अनुभव कराने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया हमें यह अनुभव कराती है कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यटकों की गतिविधियों में वृद्धि और पर्यटन स्थलों की बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप एक आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा वैश्विक बाजार है, जहां गंतव्य संभावित पर्यटकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। किस विशेष गंतव्य की छवि और प्रतिनिधित्व इसलिए बनाए जाते हैं ताकि, जो कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यटक ने देखा कि किस प्रकार से भारी मात्रा में पर्यटन स्थल अपनी ओर आकर्षित करता है और देखा कि किस प्रकार से उस स्थल से पर्यटक भारी मात्रा में अपने आप को रोक नहीं पाते और घूमने चले जाते हैं। और जब पर्यटकों की बढ़ती मांग देखी तो पर्यटन स्थलों को भारी मात्रा में और बनाया जाने लगा। और जब यह भारी मात्रा में बनाया जाने लगा तो यह बहुत ही ज़्यादा, जब किसी भी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है तो उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। तो वही पर्यटन स्थल के संग वह भारी मात्रा में जब देखने लगे तो उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और बाज़ारों का यह एक स्वरूप के रूप में आने लगा। ठीक है, साथ ही गंतव्य संभावित बहुत सारे, जब गंतव्यों पर लोग भारी मात्रा में इधर उधर घूमने जाने लगे तो उनकी छवियाँ लोगों के मन में न्यूज़पेपर के द्वारा और क्या कहते हैं पत्रिका के द्वारा पहुँचाए जाने लगे। ठीक है बच्चों, ताकि यह संभावित पर्यटकों के मन में स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए और उसे किसी विशेष स्थान पर जाने या फिर से आने के लिए राजी कर सके। कहने का तात्पर्य बच्चों यह है कि जिस प्रकार से भारी मात्रा में पर्यटक बढ़ने लगे और स्थल भी बढ़ने लगे तो उन्होंने उन पर्यटन स्थलों की बहुत सारी पैम्पलेट्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों के मन में छवि बनाने शुरू कर दी, जिससे भारी मात्रा में उस स्थल पर घूमने आने लगे और वह उन्हें बड़ी ही आसानी से उस स्थल पर बुला सके कॉल कर। जैसे आज हमें कहीं पे भी घूमना फिरना जाता है तो टूर ट्रिप होते हैं, उनके लिए कॉल्स कर क्लाइंटों को मनाया जाता है। तो इसके ही वजह से ये सिद्ध हो पाया है कि उन्हें उनकी छवियों को दिखाते हुए, उनकी पॉजिटिविटी को दिखाते हुए, आकर्षित बिंदुओं को दिखाते हुए उनके सामने रखकर और उन्हें बुलाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक गंतव्य आज विशिष्ट आवास और अद्वितीय आकर्षण होने का दावा करता है और यह विकरणों के लिए अपने गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए और अधिक कठिन हो जाता है। यह विज्ञापन प्रतिनिधियों और विपणकों द्वारा दो महत्वपूर्ण कारकों
को उपयोग किए जाते हैं। बच्चों, जिस तरीके से गंतव्य मतलब स्थान का भारी मात्रा में आकर्षण का दावा किया जाने लगा, अलग अलग जगहों को और अच्छे से बनाया जाने लगा, अपने आप में श्रेष्ठ बनाया जाने लगा और लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाने लगा, और वहाँ पर वो सारी ही प्राथमिक आवश्यकताएं दी जाने लगी जो पर्यटकों को लेनी चाहिए या फिर ज़रूरत पड़ती है उन स्थलों पर घूमने की। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, गंतव्य के प्रतीकात्मक मूल्य को बढ़ाने के लिए छवियों का उपयोग किया जाने लगा। उस स्थल पर क्या क्या प्रतीकात्मक चीज़ें हैं जिससे पर्यटक भारी मात्रा में वहाँ घूमने के लिए उन सारी छवियों का उपयोग किया जाने लगा और उसको बढ़ावा दिया जाने लगा और बढ़ाया जाने लगा कि यहाँ इस स्थल पर ये सारी क्वालिटियाँ है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। इस तरीके से उस स्थल की प्रचार प्रसार किया जाने लगा। इन छवियों को प्रभावी ढंग से संवाद करने का तरीका। बच्चों, जिस भी स्थल पर पर्यटक घूमने फिरने जाता है, अगर वो देखता है कि हाँ यार ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं, तो वो मतलब देखने से ही वो आइडिया लगा लेता है कोई भी पर्यटक कि यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो इस प्रकार से जो मानव विज्ञान ने अध्ययन ने किया तो उन्होंने पाया जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो क्या कहते हैं हमारे विज्ञापन होते हैं, वो इस तरीके से अपने आप के उस स्थल के प्रचार प्रसार करते हैं जिससे भारी मात्रा में पर्यटक उसे देखकर प्रभावित हो जाए और वहाँ जाने के लिए खुद को रोक ना पाए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है छवि और छवि निर्माण। छवियाँ एक कृत्रिमिक नकल या किसी वस्तु या व्यक्ति के बाहरी रूप का प्रतिनिधित्व करती है। बच्चों, छवियाँ क्या करती है? छवियाँ हमारे या किसी भी स्थल का एक बाहरी रूप प्रतिबिंब करके देती है। जैसे हम एक मानव है, अगर हम धूप में खड़े हो जाते तो मानव का ही दूसरा छवि के रूप में हमें दिखती है। तो इसी प्रकार से किसी भी जगह का, किसी भी स्थल का जिस पर पर्यटक जाना चाहता है, उन स्थलों के बारे में छवि को एक पेपर के रूप में या न्यूज़पेपर के रूप में उनके मेन पॉइंट लिखकर पर्यटकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार से उनके माइंड में उस जगह की छवि बना दी जाती है और इस प्रकार से उनके मन में उस वस्तु का या उस जगह का, उस व्यक्ति की प्रतिबिंब बना दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है छवि का प्रमुख अर्थ वस्तुओं की दृश्यता या दृश्य कल्पनाशीलता है, जिसे चित्रों, तस्वीरों आदि पर्दे के माध्यम से मीडिया में दिखाया जा सकता है। बच्चों, छवियाँ प्रमुख रूप से क्या है? एक वस्तु की दृश्यता है या दृश्य कल्पनाशीलता है, मतलब इमेजिनेशन है एक तरीके से, जो तस्वीरों, चित्रों और पर्दे के ऊपर दिखाकर पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है और उस चीज़ को उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है और वो प्रक्रिया एक तरीके से मीडिया को रूप में पर्यटकों के सम्मुख पहुंचाई जाती है। ठीक है। छवियों में कई विशेषताएं, अर्थात ये है ज्वलंत है, ठोस है, दृश्य घटक है, यह सामाजिक है और एक दर्शक है। यह वस्तु का सरलीकृत और आंशिक प्रतिनिधित्व है। छवियों में हेरा फेरी किया जाता है और अक्सर पक्षपाती होते हैं और अस्पष्ट होते हैं और अंत में उन्हें सामाजिक मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाता है। छवि की यह सभी विशेषताएं पर्यटन स्थल पर लागू हो सकती है। गंतव्यों की छवियां संभावित पर्यटकों को लुभाने के लिए किसी स्थान की चुनिंदा विशेषता को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो छवियां बनाई जाती है उसकी विशेषता क्या होती है? वह एक ठोस होता है, एक घटक होता है किसी भी दृश्य का। ठीक है। वह एक प्रकार से सामाजिक स्थिति का भी हो सकता है। मतलब कहने का कि किसी भी मनुष्य के सामने कुछ भी दर्शाया जाता है वो एक काल्पनिक दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वो सही है, गलत है, ये कुछ डिसाइड नहीं किया जाता कि हाँ भाई ये चीज़ें है, ये सही दिखानी चाहिए। नहीं, वो ऐसा क्या करते हैं कि पर्यटक उससे आकर्षित होकर अपने आप पर आए और घूमे फिरे जिससे उन्हें पैसा मिल सके। तो वो क्या करते हैं, सारे विज्ञापन या छवि जो छापते हैं वो ऐसे पॉइंट्स उस पेपर पर, न्यूज़पेपर पर लिखकर पर्यटक को आकर्षित करते हैं कि जिससे वह अपने आप को रोक ना सके और वो आ जाए। तो वो उसको अपने मीडिया या संचार माध्यम के द्वारा उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब
क्या सही है, क्या गलत है, क्या पक्षपात है, क्या पक्षपात नहीं है, उन सारी चीज़ों को नहीं दिखाते। जो मेन पॉइंट होते हैं वो पर्यटकों के सामने रखते हैं और वह उसको और ज़्यादा 1 से 4 बातें लगाकर जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में कही जाती है उसी तरीके से उस स्थल की छवि के अंदर 4 बातें जोड़कर उस स्थल की प्रशंसा की जाती है और दिमाग में उस छवि को बिठाया जाता है। और ये छवि कि कहाँ पर दिखते हैं, सामाजिक मीडिया के रूप में, समाज के अंदर मीडिया के रूप में पर्यटकों के सामने या लोगों के सामने पहुंचाई जाती है। ठीक है, विज्ञापन के द्वारा। ठीक है बच्चों, है क्राम्पटन छवि निर्माण की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि यह विश्वासों, विचारों, छापों और उम्मीदों का कुल योग है जो एक पर्यटक को एक गंतव्य के बारे में होता है। बच्चों, क्राम्पटन विचारक ये कहते हैं कि जो छवि का निर्माण होता है वह एक प्रकार से विश्वास, विचारों, छापों की व उम्मीदों का एक योग या एक खाका तैयार कर लोगों के मन में उस चीज़ की इमेजिनेशन बिठा दी जाती है। वही एक प्रकार से उस गंतव्य स्थल के बारे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गार्टनर पर्यटक छवि को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि यह गंतव्य के बारे में आप होती है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि गवर्नर और हंट कहते हैं कि जो पर्यटक है वो कहीं पे भी घूमने फिरने जाता है, उस स्थल के बारे में, उस चीज़ के बारे में इमेजिनेशन होती है या फिर वो एक तरीके से उस स्थल की छाप होती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है छवि निर्माण। छवि निर्माण के प्रतिनिधियों के द्वारा दी गई जानकारी के संकेतों के आधार पर एक गंतव्य के मानसिक प्रतिनिधित्व के निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है। छवि का जो निर्माण किया जाता है किसी भी मनुष्य के पास किसी भी स्थल को लेकर जब उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, उस बारे में बातें की जाती है तो उसके बारे में एक इमेजिनेशन की जाती है। ठीक है, तो वही एक प्रकार से एक मनुष्य के मन के अंदर उस मानसिक स्थिति में उस स्थल की छवि प्रस्तुत की जाती है कि हाँ ये इस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है, यहाँ सारी चीज़ें ऐसी हैं। वो एक मानसिक मनुष्य के मन में जो मस्तिष्क होता है उसमें उसकी छवि प्रस्तुत की जाती है, बना दी जाती है। ठीक है, गन, गार्टनर, ब्रेम वेल और रॉन्डिंग आदि विचारकों का मानना है कि गंतव्य के लिए आवश्यक जानकारी व्यक्तिगत सूचना के साथ साथ बाजार के सूचनाओं का एक संयोजन है। बच्चों, ये सारे विचारक कहते हैं कि कोई भी स्थान के बारे में जो जानकारियाँ होती है वो क्या है, एक प्रकार से व्यक्तिगत सूचना के साथ साथ मतलब एक दूसरे मनुष्य के विचार जो होते हैं उनके साथ साथ बाजार में जो डेवलपमेंट हो रहा है उनका एक मेल करते हुए उन तक वो बातें पहुंचने का एक संयोजन होता है। ठीक है, विपणन या विज्ञापन प्रतिनिधि विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से एक सकारात्मक छवि बनाने के लिए प्रचार के प्रयासों में शामिल होते हैं। इस प्रकार बनाई गई छवि गंतव्य की नकल या प्रतिनिधित्व है, एक दृश्य प्रस्तुत है और वास्तविक स्थान का एक रूप है। बच्चों, ये सारे विचारकों का मानना है कि जो सूचना या किसी भी स्थान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम लोगों के बातचीत करने के या उस स्थल से जुड़े लोगों के बारे में एक दूसरे का विचार जो होता है एक्सप्लेन करते हैं, वो तो होते ही होते हैं। साथ में जो विज्ञापन होता है, जो मीडिया होती है, प्रचार होती है, वो उन विज्ञापनों को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। यह जो है एक तरीके से वास्तविकता, जैसे शिव की मूर्ति को हम समझ लेते हैं, उनकी मूर्ति है, उनकी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ की नकल करते हुए लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। वो काम कौन करता है? बाज़ार की जो मीडिया होती हैं वो मनुष्य के मन में, जिनको नहीं पता होता, मान लीजिए कोई ऐसी इतिहास है जिसके बारे में किसी को नहीं पता और वह किसी को बताता है तो वो उसके मन में उस जगह की, उस इतिहास के बारे में एक छवि प्रस्तुत करता है और यह छवि या तो वो खुद देता है या फिर विज्ञापन के द्वारा उस पर्यटक तक पहुंचती है। और यह एक प्रकार से वास्तविकता स्थान का एक स्वरूप जो होता है उसको, उसकी नकल करते हुए उसको पर्यटकों के सामने, मनुष्य के सामने एक्सप्लेन या दिखाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटन उद्योग के विज्ञापनों में किसी स्थान की सकारात्मक छवि बनाने के लिए
ब्रोशर, बिल बोर्ड, समाचार पत्र, पत्रिकाओं और टेलीविज़न के माध्यम से संवाद किया जाता है। किसी भी पर्यटन उद्योग के बारे में विज्ञापन किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है और उनकी पॉजिटिविटी दिखाई जाती है। तो किस किस माध्यम से दिखाई जाती है? ब्रोशर के द्वारा, बिल बोर्ड के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, टेलीविज़न के माध्यमों के द्वारा उन तक ये सारे पॉजिटिविटी उस स्थल के बारे में पहुंचाई जाती है। ये सभी माध्यम दृश्य समावेश और बहिष्कार के सिद्धांतों के माध्यम से काम करते हैं। यह सारे क्या करते हैं? ये जब हम दिखा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोगों के या तो मन में बैठ जाते हैं या फिर जो लोग उसे नहीं मानते वो एक बहिष्कार का निर्णय या फिर एक रूप ले लेते, जिससे वो पूरे विश्व के अंदर और फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगाते और पूरे विश्व में वो चीज़ें फैल जाती है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसके बारे में लोग और जानने के इच्छुक होते हैं और उस प्रकार उसे और ज़्यादा सर्च कर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है कि कुछ दृश्य पर्यटकों को उजागर किया जाता है जबकि अन्य को बाहर रखा जाता है। समावेश और बहिष्कार के सिद्धांत को समझना लाभ कमाने का तरीका है और यहाँ तक कि ऐसे गंतव्य भी है जो देखने में सामान्य है और इनमें परिदृश्य या दृश्य जैसे किसी भी अद्वितीय आकर्षण का अभाव हो सकता है, जो विज्ञापन के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से असाधारण स्थलों में परिवर्तित किया गया है। बच्चों, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं हमारे समाज के अंदर। भारत एक बहुविधता वाला समाज है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमारा भारत कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। जैसे बहुत सारे रीति रिवाज है, एक को मानना एक को नहीं मानना, एक अच्छा एक बुरा। तो ये सारी चीज़ें अच्छा बुरा, मानना ना मानना, ये कहीं ना कहीं हर किसी मनुष्य को एक्सेप्ट नहीं होते। जब वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती तो उसे हटाया जाता है या फिर बहिष्कार किया जाता है। तो वो जो टॉपिक बहिष्कार का होता है वो क्यों हो रहा है उसके ऊपर चर्चा ज़्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्थल या ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो जिसका सामान्य रूप से वो स्थल बिल्कुल सामान्य है, परंतु उनको पर्यटकों के सामने मीडिया इस तरीके से रखती है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत ही आकर्षण का भाव है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता और वह असाधारण स्थलों में परिवर्तित कर देते हैं उस बहिष्कार पॉइंट को या उस बहिष्कार टॉपिक को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है वास्तविकता का ये प्रतीकात्मक परिवर्तन एक साधारण स्थान को एक संभावित गंतव्य में बदल देता है। संभावित मतलब संभावना का जो है कि हाँ ऐसा हो सकता है, परंतु है या नहीं वो नहीं पता है ना। तो लोगों की संभावना से वो जो स्थान होता है वो कहीं ना कहीं एक वास्तविकता का रूप ले लेता है। संभावित गंतव्य तब एक वस्तु बन जाता है और पर्यटकों को लुभावने के लिए बाजार में प्रवेश करता है और इस प्रकार से जो है नहीं वो वास्तविकता में आ जाता है। तो वह एक प्रक्रिया पर्यटकों को लुभावने का एक जरिया बन जाता है और वह जब रूप क्या ले लेता है, बाजार का रूप ले लेता है और इस प्रकार से वो पर्यटन स्थल, वो गंतव्य जो संभावना का था वो एक प्रकार से बाजार में प्रवेश लेकर लोगों से पैसे लेने के या फिर भारी मात्रा में अपनी और आकर्षित करने का केंद्र बिंदु बन जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सांस्कृतिक और पर्यटन। सांस्कृतिकता संकेतों का अध्ययन है। सांस्कृतिकता क्या है बच्चों? संकेतों का अध्ययन है। बहुत सारे संकेत होते हैं, जैसे हमने बहुत पुराने की बात करें तो हमने जब पढ़ना लिखना नहीं आता था, बहुत सारे जो इतिहास रहा है उसमें बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग संकेत लिखे होते हैं, उन सब चीज़ों के संकेतों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो वही एक तरीके से संकेतिकता क्या है? संकेतों का अध्ययन है। ठीक है, और यह बताती है कि संकेत से अर्थ कैसे उत्पन्न होते हैं। एक संकेत कुछ भी हो सकता है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज़ को संदर्भित करता है। बच्चों, किसी भी चीज़ का संकेत देने के लिए अलग अलग भाषा में, जिस तरीके से हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है किसी न किसी चीज़ को अर्थ निकालते हुए, है ना। तो वो हमें अपने आप को छोड़ते हुए वो अन्य चीज़ों के मीनिंग निकालती है। वो एक तरीके से संकेत का अध्ययन होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटन विपणन के लिए सांकेतिकता के अध्ययन को अपनाया गया है और संभावित पर्यटकों और गंतव्य के बीच संवाद करते समय इसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जब पर्यटन का विपणन के द्वारा
हम जब अध्ययन किया गया तो उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या पाया कि जो संकेत होते हैं वह एक तरीके से पर्यटक और एक मूल निवासी के बीच में जो बातचीत होती है वही एक प्रकार से शक्तिशाली उत्पादन के रूप में उभर कर आता है, या हम कह सकते हैं संवाद के रूप में उभर कर आता है कि वो किस प्रकार से बातें करते हैं, क्या चीज़ों का इंडिकेट करते हैं, या किस तरीके के संकेतों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे की बातों को समझते हैं। वही एक तरीके से क्या है, एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभर कर आया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में एक शक्तिशाली विज्ञापन, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में एक शक्तिशाली विज्ञापन है जो ये दिखाता है कि विपणन प्रतिनिधि कैसे संभावित पर्यटकों को गुजरात आने के लिए आमंत्रित करता है। बच्चों, भारत के अंदर एक शक्तिशाली विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट की गई है कुछ शब्दों से कि कुछ दिन तो गुजरात में गुजारो। यह एक शक्तिशाली स्लोगन के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करने, वहाँ भारत के अंदर आमंत्रित करने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्लोगन है। ठीक है, जो आमंत्रित करता है बाहर के पर्यटकों को या विदेशी पर्यटकों को अपने देश के अंदर बुलाने के लिए। ठीक है, ये विज्ञापन पर्यटकों को सोमनाथ मंदिर और गुजरात के अन्य अद्वितीय आकर्षणों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। ये जो स्लोगन क्या है कि कुछ दिन तो गुजरात में गुजारो, ये स्लोगन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और कहता है कि सोमनाथ मंदिर व गुजरात में अद्वितीय आकर्षण है, मतलब बहुत सारे पर्यटन स्थल है, वहाँ पर आप जाएं और हमारे गुजरात में आए। इस तरीके से ये स्लोगन गुजरात में आने के लिए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रेरित करता है। ठीक है बच्चों, मौखिक पाठ और दृश्य पाठ एक साथ संभावित पर्यटक को एक गंतव्य के कल्पनाशील लाभ प्रदान करते हैं। गंतव्य के मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक मूल्य और लाभों को गंतव्य स्थान के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। मानव विज्ञान का कहना है कि किस प्रकार से जब हम मौखिक पर्यटन मतलब बोल कर किसी भी दृश्य के बारे में बयां करते हैं या फिर चित्र के द्वारा बयां करते हैं, तो जो बोलने वाली संभावना वाली जो दृश्य होता है किसी भी चीज़ का, वो एक प्रकार से वास्तविकता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लोगों के मन में उसकी छवियाँ व कल्पनाशील पद्धतियाँ उसके दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाती हैं और इस प्रकार से वह मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक जो मूल्य होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉफिट रूप में उस स्थान के रूप में दर्शाए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है संभावित पर्यटक जो विज्ञापन पढ़ता है वह अपने दिमाग में जगह के बारे में एक छवि को फिर से संगठित करता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जब भी कोई संभावित मतलब कि कोई भी संभावना वाला पर्यटक होता है, किसी भी चीज़ को लेकर उसके मन में जो संभावना उत्पन्न होती है कि हाँ ये स्थल ऐसा हो सकता है, या फिर किसी भी विज्ञापन के थ्रू वो किसी भी जगह के बारे में पढ़ता है कि हाँ ये इस तरीके से इस स्थल का ये स्ट्रक्चर है, तो उसके दिमाग में उसकी छवि बैठ जाती है। ठीक है, जो प्रतीकात्मक के साथ साथ छवियों के भौतिक पहलुओं से संकेत लेता है, और जो इस प्रकार से जब वो पढ़ता है तो उनके बारे में, उसके प्रतीकों के बारे में जब वो सारी चीज़ें पढ़ता है तो उसके मन में उसके लेकर इमेजिनेशन बन जाते हैं उस स्थल को लेकर। ठीक है, इसलिए अमूर्तता दो स्तरों पर होती है, एक विज्ञापित छवियों की तैयारी के स्तर पर और दूसरे पर्यटकों के दिमाग में जो प्रतिनिधित्व को भी चुनिंदा रूप से अपना लेता है और स्वयं के विषय से दूसरे छवि बनाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी पर्यटक जब वो देश विदेश में घूमने जाता है तो उसके विज्ञापन को पढ़कर वह एक पहले से ही उसकी छवि बना लेता है, और दूसरा जब वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है तो वह दूसरी छवि अपने मन में खुद से बनाता है। इस तरीके से दो तरीके की अमूर्त छवियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पहलू जो हमें समझने की ज़रूरत है, वह यह है कि प्रचार सामग्री में मौखिक और दृश्य तत्व एक विशेष प्रकार की भाषा का निर्माण करते हैं। महत्वपूर्ण बच्चों ये है कि जब भी हम किसी भी देश के बारे में किसी की भी छवि निकालते हैं, किसी भी चीज़ की जब हम छवि निकालते हैं या छवि बनाते हैं, तो वो मौखिक रूप से और दृश्य रूप से उस चीज़ का एक आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, एक भाषा के रूप में कार्य करती है कि किस तरीके से उस चीज़ का स्ट्रक्चर है। ठीक है,
यात्रा ब्रोशर में प्रमाणित प्राकृतिक स्वदेशी जैसे शब्दों का उपयोग संभावित पर्यटकों के लिए एक वास्तविकता या अद्वितीय मूल जीवन शैली अनुभवों का वादा करता है। जैसे बच्चों, जो भी यात्रा करने के लिए ब्रोशर या प्रमाणिक रूपता किसी भी प्राकृतिक चीज़ों का दिखाया जाए, किसी भी पर्यटन स्थल का, कि हाँ ये चीज़ ऐसी दिखती है, ये ऐसे हमारे दिमाग में उस चीज़ की छवि उपस्थित की जाती है। तो जब भी वो इस प्रमाण को पढ़ता है या फिर हम ब्रोशर यात्रा के दौरान उस चीज़ से जो कहा जाता है तो उसके ऊपर विश्वास करते हुए उसका अनुभव जो कराने का होता है उससे वादा लेते हुए उसको कराया जाता है। जैसे ब्रोशर आमतौर पर स्वस्थ, युवा, अच्छे दिखने वाले लोगों और आरामदायक शानदार आवाज़ दिखाते हुए सुखद दृश्य का चयन करते हैं और गंतव्य की एक सुंदर छवि बनाने के लिए बदसूरत लोगों को छोड़ देते हैं। इस तरह की आदर्श छवियाँ एक स्वप्न छवि का प्रतिनिधित्व करती है जो पर्यटकों की अपेक्षाओं से मेल खाती हैं, जो गंतव्य को पर्यटक के स्वर्ग के रूप में बदल देती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्रोशर होती है या फिर हम कह सकते हैं समाचार पत्र द्वारा जो भी मीडिया होती है जिसके द्वारा लोगों तक संचार प्रदान किया जाता है, उनके अंदर उस स्थल के बारे में हर चीज़ पॉजिटिविटी, हर चीज़ जो भी सुंदर होती है, जो मनुष्य को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और साथ ही ऐसी चीज़ों का, ऐसे तत्वों का, ऐसे दृश्यों का चयन किया जाता है जिससे भारी मात्रा में पर्यटक उसे आकर्षित आए और जो नेगेटिव पॉइंट्स होता है, जो अच्छे नहीं होते, जो मेल नहीं खाते, उन चीज़ को अलग करते हुए एक सुंदर सी छवि प्रस्तुत की जाती है जो एक पर्यटक के मन में उस स्थल की स्वर्ग जैसी या उसकी स्वप्न जैसी छवि को प्रस्तुत करते हुए उसको स्थल को, छवि को बनाता है। ठीक है, आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्योंकि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पाठ से संबंधित प्रश्न तो देख लेते हैं। प्रश्न है, पाठ सांस्कृतिक अंतःक्रिया के रूप में सांस्कृतिक संक्रमण विवाद पर चर्चा कीजिए। बच्चों, पाठ सांस्कृतिक किस तरीके से होती है, क्या होती है, ये इस तरीके से पूछी जा सकती है। इसका विवाद किस तरीके से, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छवि गंतव्य छवि का निर्माण और संकेतिकता के आधार पर किसी गंतव्य पर जाने के लिए पर्यटक को किस प्रकार प्रोत्साहन मिलता है, स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि किसी स्थल पर जा रहे हैं तो उसकी छवि किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से संकेतिक होती है, किस तरीके से उस पर्यटन स्थल के बारे में प्रस्तुत किया जाता है मीडिया के द्वारा, पत्रिका के द्वारा। इस तरीके से ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड थैंक यू बच्चों।